जुमेंटोर में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने इसका आपको अपठित गद्यांश करा दिया था। ठीक है, अपठित गद्यांश हो गया था कल। मैंने आपको बताया था कि स्कीमिंग मेथड होता है एक, ठीक है, एक स्कीमिंग मेथड होता है, एक स्कैनिंग मेथड होता है, स्कैनिंग मेथड। तो स्कैनिंग मेथड को हमें यूज करना था। स्कैनिंग मेथड में मैंने आपसे कहा था कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन जो है तो सिर्फ प्रत्यय संबंधित है कि मतलब ग्रामर देख रहा है कि घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या लगेगा। तो इसमें घूम और अक्कड़ से बना शब्द है, ठीक है, घुमक्कड़ हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने आपको कल बताया था कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेना है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। एक ये है जो उससे हमें खोज के निकालना होगा। कौन सी संधि है, संधि तो उसमें बांट के दिया नहीं होगा, तो ये इससे निकलेगा नहीं। ये सिर्फ आपसे व्याकरण चेक किया जाना है कि आपको व्याकरणिक ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, जो पैराग्राफ से ढूंढने वाली बात है वो आपको पहले पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, मतलब जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो अवस्था उनकी कितनी थी। फिर नेक्स्ट है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। मैंने कल आपको कराना बता दिया था कि कैसे। ठीक है, देखो यहाँ जो भी इसका आंसर होगा कुछ ना कुछ ईयर में होगा, ईयर में ही आंसर होगा, क्योंकि अवस्था उसी संख्या में ही होती है। तो इसमें जब अभी आप देखो तो जितनी संख्या है उसमें अंडरलाइन कर लो, ये संख्या एक, ये संख्या, ठीक। उसके बाद श्रुति धर्म का क्या अर्थ है कि ये क्वेश्चन बचा। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ, जन्म जहाँ शब्द है वहाँ उसको तुरंत अंडरलाइन कर लो। जन्म कहीं शब्द दिख रहा है तो आप सजरी निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखते चले जाओगे। मृत्यु कहीं दिखा तो मृत्यु से ऊपर कहीं जन्म भी होगा। बुद्ध के बस में नहीं था, 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। देखो बुद्धत्व शब्द मिल गया, बुद्धत्व शब्द एक मिल गया, तो इसका भी आंसर यही कहीं होगा कि 35 वर्ष की आयु में प्राप्त किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु में प्राप्त किया। ठीक है, अब बचा क्वेश्चन जन्म कहाँ हुआ। सबसे पहली बात ये, तो इनके जन्म की चर्चा, जन्म कहीं शब्द लिखा होगा तो घूमते रहें। ठीक है, घुमक्कड़ी ये कहीं पर है कहीं नहीं, इधर नीचे ऊपर से नीचे तक। वैशाली में जन्म लिया, किसने वैशाली में जन्म लिया, पावा में, और पावा में शरीर त्याग दिया। ठीक है, अब देखो कि वैशाली में जन्म लिया, वैशाली ऑप्शन में है, जी है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। तो इसको करने में मुश्किल से 1 सेकंड। श्रुति धर्म क्या है, जब ऊपर से नीचे तक आते गए हो, जब ऊपर से नीचे तक, जब आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते चले आए हो तो श्रुति धर्म कहीं शब्द मिला तो इतना पैराग्राफ तो कंप्लीट ही हो गया ना। अब बचा इतना, अगला क्वेश्चन भी बचा मान लीजिए श्रुति धर्म वाला, तो आपको तुम्हें कितना श्रुति धर्म का मतलब कितना बचा, नीचे का पैराग्राफ हमें सिर्फ इतना पैराग्राफ बचा। अब इसको एक सर्च से निकाल लो, कहीं श्रुति धर्म लिखा है, कहीं श्रुति धर्म लिखा है। तो देखिए, तो 12 वर्ष यहाँ भी एक संख्या है, लेकिन नहीं श्रुति धर्म यहाँ कहीं है, यहाँ है। ये देखो, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। यहाँ पर क्या पूछना है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। ठीक है, तो वैदिक धर्म संबंधित है, वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक धर्म से संबंधित है इसका अर्थ। कि श्रुति वेद को कहा जाता है, श्रुति जो है वेद को कहा जाता है, और ये वेद जो है वैदिक धर्म में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें तो अंगा का उच्चारण स्थान। देखो, अपठित गद्यांश हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब ये उच्चारण स्थान वाला जो प्रश्न है, अर्थात ये वर्णमाला का प्रश्न है। तो वर्णमाला को पढ़ने के लिए हमें वर्णमाला पढ़ना पड़ेगा और तब उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो डेली मैं एक टॉपिक में आपको एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, और उसके बाद एक 1 ईयर का, मतलब जैसे 2021 का है तो 2021 का 1 से 5 वाला फर्स्ट पेपर, और फिर सेकंड पेपर भी आपको करा देंगे नेक्स्ट दिन। ऐसे एक एक दिन दोनों होते रहेंगे। देखिए वर्णमाला, देखिए तो वर्णमाला को देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, हजारों बार पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। लेकिन अच्छा, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी पूछे तो, अगर यही अर्थ के आधार पर सबसे छोटी पूछे कि अर्थ के आधार पर क्या होता है, तो क्या होगा, तो अर्थ के आधार पर क्या हो गया, शब्द हो जाएगी। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द हो जाएगी। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि आवृत्ति का सूचक क्या है, ब्लूटूथ स्वर, आवृत्ति कितनी बार आ रही है, तो ये आवृत्ति का सूचक होता है। भाषा का सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वाक्य होती है, ये सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, सार्थक इकाई होती है और बड़ी भी होती है। ठीक, अच्छा अब देखिए वर्णों अक्षर में क्या अंतर है। तो वर्णों में वर्ण ऐसे स्वर के साथ होते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं को अगर अलग अलग कर दिया जाए, तो जैसे अब का को ऐसे लिख दिया गया, तो अब ये क्या है अक्षर, अब इसको इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता। अब इस जो है, अब ये जो है का है, जो है अब इससे ज़्यादा इसको क्या अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इसमें अलग हो गया, आधा का हो गया। ठीक है, अब ये पूर्णता व्यंजन है। ठीक है, ऐसे ही अक्षर कहते हैं, वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। ठीक, वर्णमाला
52 वर्ण होते हैं, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, एक तरह से आपका एक रिवीजन हो जाएगा फास्ट। और उसके बाद ये बस एक टॉपिक आज रहेगा। उसके बाद इसी तरह डेली डेली एक टॉपिक पढ़ाएंगे और आपके PYQ भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, PYQ भी और दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है जी। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। तो 11 33 होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वरों की संख्या 11 होती है तो हर्ष होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है, ठीक है। हर्ष, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। प्लुत गलत लिखा है, प्लुत होता है, प्लुत, ठीक है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है। व्यंजनों को 3 भागों में बांट दिया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक। कौन है वो भी सब देखेंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किस तरह से है? तो हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है और ई है, ये हर्ष है। हर्ष का मतलब होता है एक मात्रिक, इसको ऐसे भी नोट कर लो कि इसका मतलब होता है एक मात्रिक, एक मात्रिक, ठीक। हर्ष स्वर का मतलब होता है एक मात्रिक। एक मात्रा मतलब एक मात्रा को बोलने में जो समय लगे 1 सेकंड तक, ऐसे समझ सकते हो कि 1 सेकंड बोलने में समय लगा तो एक हर्ष स्वर है, और उससे भी ज़्यादा जब दोगुना समय लगेगा तो दीर्घ स्वर होगा, ठीक है। ये मूल स्वर से ही बनते हैं। आ में जब कम समय लगा तो हर्ष है, जब ज़्यादा समय लगा तो दीर्घ है, और ज़्यादा लगा तो प्लुत हुआ है, ठीक है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक होता है, तो याद रखना। तो हर्ष स्वर कितने हैं? आ है, ई है, ऊ है, री है, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ, ओ और औ है, ठीक है। तो मूल स्वर तो पूरे होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके साथ में क्या हो जाएगा? ये भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। प्लुत स्वर जो होते हैं, जैसे अब ओम लिखा हुआ है तो ओम में ओम की जो ओ की आवृत्ति है उसको जब हम तिनमात्रिक रूप से पढ़ेंगे, ये द्विमात्रिक तो है, ये ओ क्या है? द्विमात्रिक है ना, वो द्विमात्रिक है। लेकिन अब इसको जब ज़्यादा बार पढ़ना होगा तो हम इसके आगे ऐसे लगा देते हैं, तब म लगाते हैं। तो इसका मतलब है ओ को हमें 3 बार की मात्रा के बराबर पढ़ना है, ठीक है। ओ को ओ म इस तरह से पढ़ना, ठीक है। ये होता है, गानों में अक्सर लिखा रहता है, जो गाने होते हैं उसमें। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर मतलब ये क्या था? मात्रा की आवृत्ति के आधार पर, ठीक है, मात्रा का। फिर जीभ के आधार पर, तो मतलब जीभ, एक पूरी जीभ मान लीजिए जीभ है, तो आगे से कौन से निकल रहे हैं स्वर, पीछे से कौन से निकल रहे हैं, और बीच से, मतलब बीच से कौन और पीछे से कौन निकल रहा है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर में ई ई ए है होता है, और मध्य स्वर होता है छोटा आ, और पश्च स्वर होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अंग होता है, ठीक है। इसी तरह एक और पार्टीशन होता है, ठीक है। इसी तरह एक और पार्टीशन होता है मुख के आधार पर। क्या होता है? मुख के आधार पे, मुख के आधार पे होता है जो मुख के आधार पर। तो विवृत, विवृत का मतलब होता है ओपन, जब मुंह पूरा जो है पूरा मुख खुला रह जाए तब विवृत है, ओपन। तो ओपन में बड़ा आ बोलोगे तो मुंह तो पूरा खुला रहेगा, तो विवृत हो जाएगा। फिर अर्ध विवृत मतलब आधा खुला हो, हाफ ओपन होगा, तो छोटा ए और ओ होता है। और संवृत मतलब को बंद, पूरा नहीं बंद होता लेकिन लगभग लगभग बंद होता है, 20% से खुला होता है। तो मुखद्वार लगभग क्या होता है? बंद सा होता है। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ होता है, ठीक है। इनको आप ऐसे, जब इनको छोटी ई बड़ा ऊ लिखो तो चाहो तो ऐसे लिख लो, छोटी ई, ठीक है, ऊ और ऊ, याद रहेगा ये चारों, ठीक है। क्या है? समृद्ध है, ठीक। अर्ध समृद्ध में आधा खुला होता है, ठीक है। हाफ क्लोज होता है मतलब आधा बंद होता है। मुख द्वार क्या होता है? लगभग आधा बंद होता है, जिस छोटे ए में और ओ में। किसमें? ए में। बचा कुचा क्या बचा? ये तो बड़ा ए हो गया, बड़ा ओ हो गया, और जो बचा कुचा वही बचा। अच्छा, जब भी कभी ऐसी बात है, जैसे विवृत बड़ा, ये तुम्हें याद है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये 3 बचा, तो अगर तुम्हें ये याद है, ये याद है, तो इसको निकाल ले जाओगे, बचा कुचा जो भी शब्द इसमें आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है। आगे देखें तो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर इनको भी डिवाइड किया गया है। ओठों की स्थिति के आधार पर, जीभ के आधार पर हो गया, मात्रा के आधार पर हो गया, ठीक है। मात्रा मतलब क्या? ध्वनि। तो आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी होता है, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो आवृत्तमुखी में क्या होता है? छोटा आ, बड़ा ई और ए, ठीक है। और वृत्तमुखी में क्या होता है? ओ, जब होंठ वाले वर्ड आते हैं। तो वृत्तमुखी अगर आप याद कर लो, वृत्त गोल होता है, और ये भी क्या होते हैं? गोल बनाए हो जाते हैं सारे, ऊ, ठीक है, ओ, और सारे एक ही जैसे होने लगेंगे। तो वृत्तमुखी में ऐसे इसको, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, ओ औ, ठीक है। और इनको ऐसे लिख लो तो याद रहेगा वृत्तमुखी। कुछ कुछ लिखते रहो ऐसे ही, इससे शॉर्ट क्या ही बनाओगे, है ना। इतना तो लिख ही लो, एटलीस्ट नोट्स बना लीजिए। पूरा सारे टॉपिक आपके टेट के कंप्लीट होंगे। आप ये मत सोचिए कोई पेड बैच होगा तो उसमें हमें कोई सेल करना, हमें कोई सेल नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ हम आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस चैनल को लाइक करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, उत्साह बना रहे, जिससे पढ़ाने में भी मन थोड़ा लगा रहेगा। नासिका के आधार पर क्या होता है? अनुनासिक होता है और अनुनासिक होता है। ये अनुनासिक और क्या होता है? अनुनासिक, दोनों होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये
अनानुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। अनु माने होता है पीछे, ये अनु लिखा है, अनु माने पीछे पीछे, ठीक है, नाक के पीछे पीछे चलता रहता है। और अनानुनासिक, इसमें नाक का रोल नहीं होता, तो नासिका के आधार पे भी बांटे हैं। जिसमें बिंदी और चंद्र बिंदी ना आए वो क्या हो जाएगा, अनानुनासिक हो जाएगा, मतलब नाक के सारे जो नहीं बोले जा रहे हैं, ठीक है। का खा गा ये भी सब आता है। तो इस तरह से आप याद रखिए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी ये सिर्फ हम स्वर वाला पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम स्वर देख रहे हैं, ठीक है। अनुनासिक अंग, ठीक है। आगे देखें, अन्य दो स्वर और हैं, इसे अंग और आ बोलते हैं। लेकिन ना अंग कहीं लिखा मिलेगा, कहीं आ में लिखा मिलेगा, इसलिए इसे याद रखना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार्ग कहते हैं, और इसे हम लोग विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम अयोगवाह भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और, सारे स्वरों को सघोष ध्वनि कहते हैं। सारे स्वर किसमें आते हैं, सारे स्वर किसमें, सघोष में होते हैं। याद रखना कि साघोष हो या घोष हो, बात वही है, ठीक है। साघोष या घोष हो, बात वही है, जब स्वर तंत्र में झंकृत होता है। अभी सब पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ये याद रखना बस कि साघोष आघोष एक होता है, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण कितने होता है, आ, बड़ा आ और आ। इसमें क्या होगा, कंठ होता है, ये कंठ से बोला जाएगा। ई जो होता है तालु से, और ऋषि और मूर्धा से बोला जाता है। ओ और औ उदंतो कंठोष्ठम, ये फार्मूला है, तो उससे संस्कृत का ये, तो उससे बोला जाता है, ठीक है। तो ओ और औ, ए और ऐ जो होता है अदंतो, ठीक है। तो ये कंठ और तालु से बोला जाता है, तो ए ऐ कंठ तालु से, ठीक है। अच्छा, ये क्यों कंठ तालु से बोला जाता है, क्योंकि ये बनता कैसे है, आ और ई से बनता है, और ई किससे बनता है, ई तालु से बनता है, इसलिए तालु हो गया। अब बचा आ किससे बनता है, आ कंठ से बनता है, इसलिए कंठ। तो कंठ और तालु दोनों को मिला देने से ए बनता है। जी देखो ए बना, और इसी ए को इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, कंठ और तालु कहा, ठीक है। इस तरह से बनाए जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण देख लीजिए में कि कंठ जो है, कंठ से स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये हमने कहा 3 भागों में बटा, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श में कंठ में का वर्ग और हा, व्यंजनों में ये सब आएगा। अकहु विसर्ज ज्ञानम कंठा, ये सूत्र है, अगर लिख के कई बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे ये बिल्कुल याद ही नहीं होगा, ठीक है। ये सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो याद कर लो, ठीक। अच्छा, एक तरीक़े से देखोगे तो अभी समझ में आ जाएगा, बिना याद किए भी आप लिख पाओगे। सबसे पहले याद रखना कि का वर्ग कंठ, का से का वर्ग का से कंठ में आता है, तो शुरुआत कंठ से होगा। वैसे भी जब आप आकृति बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे यहाँ नीचे कंठ होगा, और कंठ के बाद जो होगा तालु होगा, ठीक है। और तालु के बाद मूर्धा होगा, मूर्धा के बाद जो है आपके दंत होंगे, फिर ओष्ठ और फिर दंतोष्ठ होंगे। उसी तरह का वर्ग होगा, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग होगा, ठीक है। उसी प्रकार से सारे वर्ग होंगे, ठीक। तो हाँ, अच्छा, ये जब आप का वर्ग से कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं ना। स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन होंगे, तो 25 व्यंजन होते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे, तो का वर्ग से लेकर के का वर्ग, मतलब का वर्ग में 5 आते हैं। तो इसी तरह काका से लेकर फिर लास्ट वाला कौन सा वर्ग, माँ, पापा बाबा मतलब पा वर्ग, तो पापा बाबा माँ, ठीक है, पा वर्ग। तो इतने टोटल कितने हो जाएंगे, 25। यही स्पर्श व्यंजन है, इन्हीं की चर्चा। का वर्ग, अब देखो कंठ से का वर्ग निकलता है और हा भी आएगा इसी में, ठीक है। तालु से चा वर्ग होता है, और या भी आएगा और सा भी आएगा। बहुत ध्यान से देखना आप, ये सा हमेशा पूछे जाते हैं। अभी आपके सिलेबस का जब डिस्कशन पिछले वाली क्लास में कर रहा था, तो मैंने कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा। इसे तालव्य सा बोलते हैं, तालव्य सा, तालु सा बोल दो, तालव्य सा बोल दो, वही बात। मूर्धन्य सा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मूर्धन्य सा बोलते हैं, और इसे हम दंत सा बोलते हैं। जब भी इनको पढ़ो, जब अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जब भी कहीं भी पढ़ो, इनको तुरंत वैसे कोड कर लो, तो भूलेगा नहीं। अब याद ये रखना कि पहले वाला कंठ को छोड़ दिया जाए, उसमें तो हा होता है, तो सा ये वाला पहले आता है, फिर ये सा आता है, फिर ये सा आता है। और तुम्हें तत्सम तद्भव के लिए भी बता दें कि कभी भी अगर ये सा इस सा से पहले आ जाए, तो 1-2 छोड़ दिया जाए, तो अक्सर गलत होता है, ठीक है। सबसे पहले यही सा आएगा, उसके बाद ये, फिर इसकी संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे शासन की बात करें, तो शासन में क्या आएगा, पहले देखो ये सा आया, फिर ये आया, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, फिर देखो या, इधर तालु में ही सबसे पहले या, फिर रा, फिर ला, ठीक। तो याद रखना इस तरह से भी। और फिर यारा ला, वाह बहुत नीचे दंतोष्ठ में चला जाता है, फिर यहाँ हा भी है, ठीक। तो तालु में कौन कौन से आते हैं, चा वर्ग, या और सा, और मूर्धा से इसी तरह टा वर्ग, रा और शा आता है। तालु मूर्धा जो होता है, वो तालु के पीछे के भाग को मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। और तालु जो होता है, वो ऊपर के तालव्य को कहते हैं, जहाँ जीभ के ऊपर वाले हिस्से को तालु बोलते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया को। दंत
ता वर्ग सा और ला होता है, ठीक है। तो दंत वर्ग में की बात हो गई। अब अंतिम बच्चा पा वर्ग, तो पा वर्ग भी होस्ट हो गया। पा वर्ग पूरा होस्ट से बोला था, पा फा बा बा सब होस्ट से बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि किससे क्या कहाँ बोला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अभी देखो ये क्या क्वेश्चन था यहाँ पर, ये लिखा था डा अंगा लिखा है क्या, ये क्या लिखा है, अंगा लिखा है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। ये पूछा है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक। देखिए तो यहाँ तो का वर्ग में क्या आ गया, का अंगा चन, ठीक है। ये पूरा क्या होगा, का वर्ग। तो अब यहाँ कंठ वंठ तो पूछा नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन में यहाँ देखो तो क्या पूछा, कंठ तो पूछा नहीं, क्या सिर्फ कंठ लिखा है, कहीं सिर्फ कंठ तो लिखा ही नहीं है। तो क्या लिखा, नासिक के। तो वैसे भी पाँचवें जो अक्षर होते हैं, ठीक है, वो क्या नासिक के भी होते हैं, ठीक है, नासिक के भी होते हैं, ठीक है। तो ये देखो जैसे लिखा अंगा का उच्चारण स्थान, इसके अतिरिक्त इनका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिक होगा। इधर देखिए थोड़ा बचा है, इसको भी आप देख लीजिए। ओष्ठ का पावर्ग होगा, ठीक है। दंतोष्ठ का वाफा वकारस से दंतोष्ठ होता है। अंतस्थ व्यंजन जो है यारा लावा होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये। इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, रट्टा मान लीजिए कि ये अर्धस्वर को क्या होता है, या और वा अर्धस्वर होते हैं। लुंठित होते हैं रा, ठीक है। जब सांस मुंह से बाहर ना निकले, साइड से निकलने लगे किनारे से, तो उन्हें लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं। यही इसीलिए पूछा जाता है कि लुंठित भी कहते हैं इसी को, प्रकंपित भी कहते हैं। तो वो शब्द क्या है, रा है, ठीक है। पार्श्विक कहते हैं ला को पार्श्विक कहते हैं, ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन या संघर्षित तो सा तीनों ही सा। ये कौन सा मैंने बताया था अभी आपको, तालव्य वाला, और ये कौन सा बताया था, मूर्धा वाला, और ये कौन सा बताया था, दंत वाला, ठीक है। तो ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतस, तीनों ही सा। और हा ये किस में आते हैं, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अच्छा हा किस में आता है, कंठ तालु मूर्धा, तो हा आता है कंठ में, है ना। अभी हम लोगों ने देखो पढ़ा था, ये देखो। तो इस फार्मूले से इसीलिए थोड़ा क्लियर हो जाता है। अकऊ माने होता है आ, जो आ होगा वो, और कु माने होता है कि का वाला वर्ग और हा, ये तीनों इसी में होते हैं। अकऊ और विसर्ग भी इसी में आता है, ठीक है। तो कहाँ से निकलते हैं, कंठा। तो अकऊ विसर्जनीयानम कंठा इच्युशानम तालु। अब आ में बड़ा अभी इसी से होगा। इस तरह से है पूरा फार्मूला, ठीक। अब देखिए ऊष्म हो गए। अब उच्चित या द्विगुण व्यंजन, इन दोनों का नाम इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है। तो इनको हम कौन सा व्यंजन बोलते हैं, उच्चित या द्विगुण व्यंजन। जैसे पढ़ना में ऐसे ही तो पढ़ना लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं सड़न। सड़न में भी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ड नहीं होता, सड़न। नासिक थोड़ा सा होता है, थोड़ा नाक का जोर लगता है इसमें, ठीक है। बिंदी लिख लेंगे। वैसे भी आपको पता हो शायद, शिरोरेखा के नीचे जो होता है इसे पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। ये चंद्र बिंदु होता है, ठीक। ये जो होते हैं, जो इधर बिंदी लगते हैं, ठीक है, ये ताड़न जात होते हैं। अभी देखिएगा और भी आगत या ग्रहित ध्वनि, आगत या ग्रहित ध्वनि क ख ग ज फ, ये क्या है, आगत है। इनमें नीचे बिंदी लगी होती है, ठीक है। ये बिंदी नीचे इनमें लगी होती है, ये ठीक। कोई भी फारसी वाले शब्द लगभग वो क्या होते हैं, इनमें होते हैं आगत। इसलिए आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ। स्पर्श संघर्षी चा वर्ग, इस पूरा स्पर्श संघर्षी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चा वर्ग में क्या आएगा, चा छा झा झ, बस ये नहीं, चा छा झा झ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जैसे छा, छा कैसे लिया जाएगा, क और शा। इसको कई और भी प्रकार से लिखा जाता है। कहीं जैसे छा लिखना है तो का, फ़ोन में भी आप ऐसे लिखते होगे, टाइप करते होगे जब, तो ठीक है। ये का हो गया और ये सा हो गया। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, ये भी सही है, तो याद रखना। और ये जो सा बना है इसमें आ है छिपा हुआ है, हर जगह होता है, ठीक है। तो छत्रज्ञ, अच्छा कैसे लिखोगे, का प्लस कौन सा सा है, मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य। और त्रा में ता पहले लिखोगे आधा, फिर रा लिखोगे। इसी तरह ज्ञा में जा लिखोगे आधा, फिर यहाँ लिखोगे, ठीक है। और एक होता है स्रा, एक होता है क्या, स्रा। अब मैंने कल सिलेबस डिस्कशन किया तो तुमको रा बताया था ना, ये भी ये रा ही है, सिर्फ सा तो ये आधा, ठीक है। स्रा, ये स्रा होता है, बस इसी में रा की मात्रा लगाई जाती है। तो अर्थात आधा सा हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, रा हो गया, स्रा। अब रा, क्योंकि रेफ के नीचे मैंने कहा था, शिरोरेखा के नीचे जो भी रा होते हैं पूरे होते हैं, इसलिए अगर रा ऐसे तुमने कर दिया है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये कर दिया तो आ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये नहीं लगाए
तो फिर आ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर ये सिर्फ सही है। ठीक, तो दो तरह से लिख सकते हो कुल मिला के। वत्सर्य व्यंजन र ल स और ना होते हैं, ये वत्सर्य व्यंजन होते हैं। अघोष क्या होते हैं? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। और ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में लेकिन हा नहीं है, तो अघोष होते कितने हैं? पहला वर्ण दूसरा वर्ण, ठीक है, और ये तीनों होते हैं। तो 5 वर्ग ये होते हैं ना, 5 ही वर्ग तो होते हैं। तो 5 दूनी 10, ये 3 13, तो 13 संख्या होती है अघोषों की। अघोषों की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक, अघोष लिख के दिखो, पहले देखो अघोष लिखो, ये 31 लिख गया, अब तुम्हें 13 होती है इसमें। ठीक, 13 संख्या है अघोष में, ऐसे याद रखना। सघोष, सघोष में क्या होगा? वर्ग का तीसरा चौथा और पाँचवा वर्ण, यर अलावा होगा, सारे स्वर होंगे और हा भी आएगा। अब इतना याद रखिए। ठीक, तो पूछे तो ठीक, नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, कि इससे कोई शुरुआती शब्द बनता नहीं है, इसलिए इसको हर जगह शामिल करने की जरूरत नहीं है। अल्पप्राण, अल्पप्राण 1 3 5, ठीक है। देखो ऐसे याद रख सकते हो कि महाप्राण में जो इसमें कितने अक्षर हैं? 1 ला पा पा और णा, 5 है ना। देखो तो 1 3 5, ठीक, 1 3 5 पहले किसी भी वर्ग का 1 3 5 क्या होगा? अल्पप्राण होगा, और बाकी यर अलावा भी होगा। ठीक, महाप्राण क्या होंगे? महाप्राण जो है 2 4, देखो 1 2 3 4, तो 2 और 4 महाप्राण होंगे। और अगर महाप्राण को ऐसे भी बांटो तो महा और प्राण, ठीक, 1 2 या 1 2 3 4, तो 2 और 4 वर्ग का वर्ण सा 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 हा जो होता है, इसमें हा भी शामिल होना, ये रख लेना वो, ठीक है, अंतस्थ का। अच्छा सॉरी, ये पूरा उसमें का ही शामिल होगा सेट पूरा, ठीक है। इसमें क्या होंगे? ये 14 हो गए। इसको मैंने कहा शामिल आप मत करिएगा, इसको ना शामिल करिएगा, हर जगह नहीं लगता। ठीक, तो इसमें कितनी संख्या होती है? 14। तो आपको ये 14 याद रखना है। ठीक, इनको ये काट देना, ठीक, ये काट देना। संवृत्तमुखी काकल्य जो होते हैं, हाँ होता है, कहीं पूछ ले तो ठीक, याद कर लीजिए, लगा दीजिएगा। ठीक, अब शब्दों के भेद शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे हम अपना सेट कर लेते हैं, जो हो सके वो कर लो। तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिक होगा। अब आगे 4 गज का मलमल में कौन सा विशेषण है? तो यह संख्यावाचक विशेषण, विशेषण होते कितने हैं? विशेषण कितने होते हैं? तो विशेषण कितने भाग होते हैं? 4 ही भाग तो होते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं। किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो क्या। ठीक है, इसका एक सिस्टम चलिए आपको ऐसे बता देते हैं कि संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जिनके पहले विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा का विशेषता बताएं, संज्ञा का विशेषता बताएं। और जब विशेषता बताएगा तो किस तरह से बता रहा है? गुण और दशा बता रहा है तो गुणवाचक हो जाएगा। अगर उसका परिमाण बता रहा है, यूनिट बता रहा है, तो वो परिमाणवाचक होगा। अगर वो सर्वनाम के आधार पर उसकी विशेषता बता रहा है, जैसे यह मेरी गाड़ी है, वह मेरी कार है, ऐसा कुछ, तो वो सर्वनामिक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण तब होगा जब संख्याओं का बोध बता रहा हूँ, तब संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ बता क्या रहा है? 4 गज मलमल, तो मलमल है कितना है? 4 गज है। ठीक है, तो किस तरह से बता रहा है? ये एक यूनिट बता रहा है मलमल की। गज क्या है? गज एक यूनिट होती है ना, इकाई है ना किसी चीज़ की। ठीक है, कपड़े की इकाई है गज, तो गज में है 4 गज, तो संख्या परिमाणवाचक हो गया। और संख्या कब होता? जब सिर्फ संख्या होता था, यहाँ गज इकाई ना होती, सिर्फ ऐसा कहता कि चाल मलमल रुमाल, चाल मलमल रुमाल, तो ये 4 मलमल रुमाल कहता, तो सिर्फ सीधे संख्यावाचक ही होता। गज इकाई लगा दिया, या 4 लीटर कहते दूध, तो भी क्या होगा? 4 लीटर दूध परिमाण बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? परिमाण बोधक। यहाँ सिर्फ हमको डिस्कस करने का मतलब आंसर देने का नहीं है, आप सिर्फ समझो। ठीक है, सारे आज ये हो गया, उच्चारण स्थान खत्म हो गया, कल कोई और टॉपिक उठा खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए कौन सा विशेषण है? समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम, एक चीज़ पहले याद रखिएगा कि समास शब्द जो है, ठीक है, विलोम में एक चीज़ याद रखना कि अगर संज्ञा का विलोम पूछे तो संज्ञा का विलोम जो विपरीत होगा वो संज्ञा के रूप में ही होना चाहिए। ठीक, जैसे लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है ना, तो विपरीत लड़की होगा। ठीक, अब लड़का का मतलब और कुछ नहीं हो जाएगा, लड़का तड़का नहीं हो जाएगा। ठीक, मतलब जो जिस रूप में विलोम होगा उसी रूप में उसका विलोम चाहिए। ठीक, तो समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम व्यास होगा। व्यास समाधान का विलोम होगा। समस्या किसका विलोम हो गया? समाधान का विलोम हो गया। क्यों? क्योंकि समस्या है, और समस्या को ठीक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? समाधान करना हो जाएगा। तो समस्या और समस्या को ठीक करना समाधान हो जाएगा। ठीक, और आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी भी करना है, हो जाएगा। जैसे शून्य, शून्य का तत्सम रूप क्या है? जब भाई पढ़ने के बाद आपका ज़्यादा दिमाग चलेगा, इसलिए इसको सारी सीट हमें करानी है, तो वो और अच्छे से हो जाएगा। शून्य का तत्सम रूप क्या है? समरूप क्या होगा? शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? शून्य लिखा तो शून्य होता है वैसे, लेकिन जब बोलते हैं लोग तो आप लोग क्या शून्य है तो बोलते हो। ठीक है, तो वही शून्य, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले
वर्ण वाले में बताया था कि ये जो सा होता है ये तत्सम होता है, ठीक है, और जब ये सा आता है तो ये तद्भव में आता है, ठीक। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? अब आँख की किरकिरी होना, ये किरकिरी लगेगी तो क्या दिक्कत होगा? तो अच्छा लगेगा क्या? बहुत किरकिरी चली जाती है आँख में, क्या होता है? अच्छा तो लगता नहीं है, तो अप्रिय ही लगता है और कष्टदायक भी होता है, तो अप्रिय भी लगता है, कष्टदायक होता है भाई होगा। बहुत प्रिय क्यों लगे? किरकिरी होना आँखों वो थोड़ा ना, किरकिरी जब चली जाएगी तो क्या प्रिय लगेगा, है ना? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है इसमें? तो सही शब्द क्या होगा? अनुग्रहित होगा, है ना, अनुग्रहित होगा। ये आप याद रख लीजिए कि अनुग्रहित शुद्ध वर्तनी होता है। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये अब मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ देखो, क्योंकि फिर मैं जब किसी टॉपिक को उठाऊँगा तो उसको फिर और अच्छे डिटेल करूँगा, ठीक। या कुछ और तरीका आपको लगता हो तो कुछ आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक। शुद्ध शब्द बताइए इसमें, ये पैतृक होता है कि पैतृक होता है कि पैतृक होता है कि पैतृक होता है, ठीक है। तो ये री की मात्रा नीचे होती है और यही शुद्ध शब्द है, ठीक। पैतृक गांव में हम रहते थे, ठीक। तो पैतृक शुद्ध शब्द है, इसमें पैतृक याद रखिएगा, ठीक। सा ध्वनि का उच्चारण सा क्या है? पहले तो अभी देखो बताया ही था आपको, कंठ से शुरू होता नहीं है, कंठ में हाँ होता है, फिर तो तालु से शुरू होगा, तालु होगा। मूर्धन्य वाला सा कौन सा होता है? ये मूर्धन्य वाला सा। दंत वाला कौन सा होता है? ये दंत वाला सा होता है। अत्यंत लिखा हुआ है यहाँ पर, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले तो ये संधि पता होगी तभी बता ही पाओगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये या जो है ये कहाँ से आया, ठीक है। अतिधन अंत लिखा है, ये जो होता है अतिधन अंत होता है, ठीक। और ये गण संधि में आएगा तो उसी से बना हुआ उपसर्ग है, अतिधन अंत है। देखो ये लिखा ही है सर, अतिधन अंत में अति उपसर्ग है, ठीक। जब यण संधि पढ़ोगे तो संधि जब पढ़ोगे स्वर संधियों में तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो या कैसे बना, जहाँ ता नहीं खेले यहाँ या का खेल भी मैंने, ठीक, सिर्फ ता नहीं है। उपत्यका अधिपत्यका, उपत्यका ऊपर का होता है, अधिपत्यका पर्वत के नीचे की जमीन को कहते हैं। तो ये क्या होगा? पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका होता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वो नहीं, पर्वत का शिखर नहीं, प्राणियों के पेट का एक अंग भी, ये भी नहीं होगा। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं, ठीक। 16 क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो आशुभाषण है। ये मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब समझ रहे हैं? श्रुत माने तो श्रुत लेख लिखा है, श्रुत माने सुनना, लेख माने लिखना। तो लिखने की बात नहीं है। अभिव्यक्ति माने होता क्या है, यही पूछना चाह रहा है। अभिव्यक्ति माने क्या होता है? अपने विचार प्रकट करना, बोलना, मतलब अभिव्यक्त करना, ठीक। तो अभिव्यक्त कैसे करोगे? लिख के कर रहे हो क्या? तो मौखिक लिखा है मतलब मुख से, मौखिक का मतलब मुख के माध्यम से, लिख के तो करना नहीं ना, सुलेख होगा। अब इसमें शुद्ध वर्तनी का भी मतलब नहीं है कुछ, भाषण में ही मुख होगा, भाषण में ही तो मुख चलेगा, तो उसी तरह से हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? हिंदी भाषा में बोलियाँ कितनी हैं? तो बोलियाँ 18 अगर ऑप्शन में है तो ही सही है, वरना 17 भी सही हो जाता है। इसमें आपको क्या देखना है? वैसे मोस्टली 17 ही सही होती है, 18 तब सही होती है जब दक्खनी हिंदी को लोग पश्चिमी हिंदी से निकली हुई मान ले, पहली कंडीशन। ये दक्खनी हिंदी को वो एकदम से अलग मान लेते हैं, ठीक है। दक्खनी हिंदी दक्षिण में बोली जाए, इसको क्या मान लें? बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रूप से मान लें तो भी हो सकती हैं, लेकिन बोलियाँ तो अक्सर लोग पश्चिमी हिंदी में दक्षिणी हिंदी को मान लेते हैं। 18 बोलियाँ होती हैं और 5 उपभाषाओं में इनको बांटा जाता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में ये देखो, खड़ी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में कौन सी? अवधी, बघेली। छत्तीसगढ़ी बिहारी में कौन सी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी में कौन सी? मेवाती। अभी बोलियों वाला सेक्शन हम जब कराएंगे, ठीक है, ये ठीक है, ये देखो स्वर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, मागधी, बिहारी, असमिया, उड़िया, बांग्ला, ये सब हम अपना अभी सब कराएंगे तो सब देख लेंगे, ठीक है। ये अपभ्रंश हैं, ये अपभ्रंश के भेद हैं, फिर हम बोलियों में भी जाएंगे, ठीक। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो समाज और इक, इस प्रत्यय को क्या कहते हैं? सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द समाज है और प्रत्यय लगा इक, और उससे बना सामाजिक। यहाँ एक चीज़ याद रखना, जब भी इक प्रत्यय लगता है तो जो सबसे पहला वाला वर्ण होता है वो क्या हो जाता है? उसमें वो द्विमात्रिक हो जाता है, मतलब सा छोटा है बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, तभी सामाजिक लिखा जाता है, ठीक। जैसे सप्ताह होता है, सप्ताह, लेकिन अब जब इक लगाओगे इसमें में इक प्रत्यय जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो साप्ताहिक होता है, क्या हो जाएगा? साप्ताहिक, ठीक है, याद रखना, ठीक। इक प्रत्यय लगाने से पहले वाला वर्ण बड़ा हो जाता है, ठीक। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? ये 2-4-10 पत्रिकाएँ याद कर लिया जाएगा, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक। ये भी आपके नोट्स में है सब हमारे, ठीक है। स्पेशल वो टेट के हिसाब से ही मैंने अलग से बना ही दिया है अभी, ठीक है।
तो अखिलेश, ये अखिलेश यादव नहीं है, ठीक है। तद्भव पत्रिका का भी नाम है, सिर्फ ये ना सोचना। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। ये बहुत फेमस है। 12 बरस लो कुकुर जी और 13 लो जिए सिंहार और बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, ठीक। ये परमाल रासो से लिया गया है। परमाल रासो रचना जो थी, परमाल रासो बुंदेलखंड में, तो वही उसी से लिया गया है। उसके रचनाकार कौन है? जगनीक हैं, ठीक है। परमाल रासो के आला खंड से लिया गया, देखो आला खंड है। जगनीक इसके यहाँ। अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अकाल का पर्यायवाची पूछा है। अकाल का अर्थ क्या है? अकाल आ जाए, जब अकाल आ जाती है मतलब, तो वैसे ही अकाल का दुर्भिक्ष आ जाए, वही हो जाए। जैसे भुखमरी आ जाए, दुष्काल हो जाए, कुकाल आ जाए, मतलब बुरा काल को भी हम यही कहेंगे। उसी तरह दुर्भिक्ष का भी अर्थ वही जाएगा। तो भुखमरी, दुष्काल, कुकाल आदि भी इसके पर्यायवाची होंगे, तो अकाल का भी। नेक्स्ट देखें तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य क्या होता है? आश्रित वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। आश्रित वाक्य, वाक्यों में जो आश्रित वाक्य होते हैं वही मिश्र वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य जो है अपना अर्थ स्वयं नहीं देते, ठीक है। जबकि, ठीक है, कौन? वही 3 वाक्य होते हैं ना, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और कौन सा होगा? और एक होगा, उसको क्या कहते हैं आप लोग? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य अलग अलग, ठीक। तो अब इसमें देखो ये किसके कर की के सहारे देखो जुड़ा है। कंजक्शन की कंजक्शन नहीं होता ना, और होता है। तो अब जैसे इसमें है कि अध्यापकों के समक्ष छात्र पढ़ते हैं, तो पूरा एक ही बात होगा, कोई 2 बात लगी क्या? क्या अध्यापकों के समक्ष छात्र पढ़ते हैं, इसमें भी कुछ क्या कहीं बीच में कुछ जोड़ने का काम कहीं से हो रहा है क्या? इसमें भी कहीं हो रहा है क्या? इसमें हो रहा है क्या? हो रहा है और के माध्यम से अध्यापक देखते हैं, ठीक। एक काम ये हुआ कि अध्यापक देखते हैं, फिर दूसरी क्रिया ये आई कि अब छात्र पढ़ते हैं। तो 2 क्रियाएं अलग अलग आ गई, ठीक। इसमें एक ही क्रिया थी, इसमें एक ही क्रिया थी। देखो तो इसमें 2 वाक्य हो गए, लेकिन वाक्यांश हैं ये किसके माध्यम से जुड़ रहे हैं? की के माध्यम से जुड़ गए, कि देखते हैं फिर की छात्र पढ़ते हैं, दोनों काम हो गया। यही वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा देखो लिखा, तो छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, तो इसमें भी तो 2 क्रिया है। तो ये क्यों नहीं हो गया मिश्र वाक्य? क्योंकि ये आश्रित नहीं है। छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, छात्र पढ़ते हैं अलग है, फिर अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये बात अलग है। लेकिन छात्र पढ़ते हुए छात्रों को अध्यापक देखते हैं, तब तो छात्र पढ़ते हैं, तो ये चीज़ अलग हो जाएगा। तो और अध्यापक, तो ये दूसरी बात है, और ये दूसरी बात है। अगर इसको ना भी बताए तो कोई दिक्कत नहीं, इससे मूंद ले, अगर इसको मिटाल दें तो क्या अधूरा है? सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर इसको हम मिटाल दें, यहाँ पर इसको मिटाल दें, अध्यापक देखते हैं, तो देखते क्या है? कुछ तो देखते होंगे, क्योंकि इसमें ये लगा ना कि उन्हें देखते हैं, तो ये पूरा कवर कर लिया, ठीक। अब देखो ज़्यादा इसमें पीएचडी नहीं करना है, आपको सिर्फ पकड़ना है, आंसर लिखना है। सरल वाक्य के साथ कोई भी दूसरा वाक्य शामिल हो, उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसमें की ये शब्द पकड़ना, तुरंत लगाना मिश्र वाक्य, बाकी बहुत विचार नहीं करना है। की देखना, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में। यदि, यद्यपि, अगर, तो, जहाँ, वहाँ, जब, तब आदि संयोजक अव्यय जब का प्रयोग किया जाता है, ये संयोजक अव्यय ये होते हैं, तब इनमें क्या ये मिश्र वाक्य होते हैं। इसमें दूसरा उपवाक्य शामिल होता है, ठीक है। दूसरा उपवाक्य पहला, ठीक है, और इसमें पहला उपवाक्य नहीं होगा, ठीक, ना दूसरा उपवाक्य होगा, दोनों ही वाक्य होंगे जो जुड़ेंगे, ठीक। अभी और पढ़ेंगे ना हम लोग, सरल वाक्य पढ़ेंगे और डिटेल से हो जाएगा। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए क्या है? जब आशा ही नहीं है तो प्रत्याशित हो जाएगा ना। अप्रत्याशित, जैसे ना हो तो अप्रत्याशित, जो चुनाव में खड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्याशित ही तो बोलते हैं। तो प्रत्याशित का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई आशा हो, वोट बनाने की, चुनने की, विधायक बनने की, सांसद बनने की, सभासद, पंचायत, ग्राम, तो उसे क्या कहते हैं? तभी तो कहते हैं प्रत्याशित खड़ा है। तो प्रत्याशित मतलब उसकी आशा है, तो जिसकी आशा हो प्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो अप्रत्याशित हो जाता है। जैसे अब ये क्या होगा? अनाहुत माने क्या होता है? आहूत का अनाहुत होता है। आहूत, इसका जो है विलोम क्या होगा? अनाहुत होता है। जैसे जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित हो गया। जैसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत, जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत करना। मीटिंग बुलाई जाती है, आहूत की जाती है, संविधान में भी आप पढ़ेंगे। 24वां कि मुझसे उठा नहीं गया। अब ये आप जब पढ़ेंगे वाच्य तो आपको समझ में आएगा कि कृत्यवाच्य में कर्ता में फोकस जाता है, भाववाच्य में भाव के आधार पर काम होता है। तो इसमें भाव है, फीलिंग ज़्यादा है, काम कम है, तो फीलिंग ज़्यादा है कि मुझसे उठा नहीं गया। तो मेन बताना है कि हमसे उठा नहीं जा रहा है, कि फीलिंग का है, कि फीलिंग होगी, हो सकता है घुटनों में दर्द हो, तो भाव है अर्थात। ये मैं सिर्फ समझाने का प्रयास करूँगा कि जब पढ़ेंगे वाच्य तो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ समझिए हल्का हल्का कि मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में भाव के अनुसार हो रही है। तो क्रिया और किसके अनुसार? वाक्य के कर्ता ना ही कर्म,
तो इसके अनुसार ना इसके अनुसार ओके, तो उठा नहीं गया, ये भाग हो गया। ठीक, अभी आगे देखिए निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। नहीं, कपट एक फार्मूला होता है, ये संधि आप जब पढ़ेंगे तो ये विसर्ग संधि का एक सिस्टम होता है कि आ एक वो होता है कि नियम होता है, आ या बड़ा आ, इनको छोड़ के जब बाकी किसी भी स्वर के साथ में जब विसर्ग आए और उसके बाद का, पा और फ आए, ये सब कोई भी हो इसमें, तो इस विसर्ग का जो भी विसर्ग बताता है उसका क्या हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। वही रूल है, इसी के तहत है निधन कपट। ठीक है, निधन कपट हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो बी मॉरिशस में किया जाता है। ठीक है, मॉरिशस में किया जाता है। नेक्स्ट है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो सूरसागर है किसकी रचना, सूरदास की रचना है। ठीक है, सूरदास की रचना है सूरसागर, तो ये ब्रज में ही लिखी जाएगी, अवधि में तुरंत लिखी जाएगी। ठीक, अवधि में रामचरितमानस है, पद्मावत है, चंद्रायन है। ठीक, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, तो इसको तो आपको याद करना है ना किसकी है बस। तो चौहान देखो कंफ्यूज कर दिया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान है, अब याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, अब ये किस प्रकार का विशेषण है, ये संज्ञा, अगर कोई संज्ञा हो उसके साथ, ठीक है, तो ये क्या विशेषता बता सकता है। क्षेत्रीय के माध्यम से हम किसकी जानकारी पाएंगे, क्षेत्रीय। ठीक है, जैसे क्षेत्रीय नमकीन, मान लो क्षेत्रीय नमकीन लिखा हो, तो नमकीन किस प्रकार की है, जैसे नमकीन लिखा है, नमकीन है, कैसी है, क्षेत्रीय है, तो क्षेत्रीय इसका क्या बताया, गुण, दिशा, स्थान, काल, इनका बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये गुण का करा रहा है कि इस गुण का क्षेत्र की है। ठीक, क्षेत्रीय गुणवाचक विशेषण स्थानवाचक के अंतर्गत आता है, जैसे देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, पूर्वी, ठीक, पश्चिमी, भीतरी आदि इसके अंतर्गत क्या आते हैं, गुणवाचक विशेषण आता है। चौराहा, चौराहा में समास कौन सा है, चौराहा में शब्द में समास कौन सा है, तो समास इसमें क्या होगा, चौराहे में द्विग समास होगा, चौराहे में क्या होगा, द्विग समास होगा। ठीक है, चौराहा, पांचराहा, पंचानन, दशानन, दशानन में कह दो, दशानन में तो बहुब्री समास होगा, बहुब्री ऑप्शन में होगा तो होगा ना, बहुब्री ऑप्शन में नहीं होगा तो वो भी यही होगा। ठीक है, द्विग समास ही होगा, प्रथम पद संख्यावाचक हो। ठीक, इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपका फिर एक PYQ होगा, एक टॉपिक होगा जो हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि एक उत्साह बना रहे और आपके PYQ पूरे खत्म हो जाए।